गुड इवनिंग बच्चों, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडू ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? आप लोगों की लाइफ में सिवाय मस्ती, धूम धड़ाका, धमा चौकड़ी के क्या है? पढ़ाई लिखाई। हाँ, अब पढ़ाई लिखाई तो है, लेकिन सोचो अगर पढ़ाई लिखाई में मज़ा आता हो तो कितना अच्छा हो। तो आज हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने को मिल रहा है। कई जगह ऐसी हैं, कई बच्चे ऐसे जिनको पढ़ाई लिखाई करने को नहीं मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनमें हमें कई जगह आते जाते हम आपने देखा होगा बच्चे क्या क्या नहीं करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है रस्सियों पर चलते हैं, उछल फान तो करते ही हैं, लेकिन वो लोग क्या क्या काम नहीं करते हैं। मेरे घर के पास में छोटा सा बच्चा है, ऑमलेट बनाता है। क्या तो ऑमलेट बनाता है, इतना टेस्टी अंडे बेचता है। हाँ, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग ये काम करिए, लेकिन हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आज की कहानी है नन्हा फनकार। फनकार का क्या मीनिंग होता है? फनकार यानी कि आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट कौन होता है? यानी कि कलाकार, है ना। फनकार जिसमें कोई कला हो, है ना। अब जैसे मैंने आपको उस बच्चे के बारे में बताया कि वो क्या तो ऑमलेट बनाता है, तो वो एक कलाकार है, फनकार है, ठीक है। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो इस तरह से घंटियाँ बनाता है पत्थर से। कैसे उसमें जो है वो डिज़ाइन उकेरा करता है, कैसे वो उसमें डिज़ाइन बनाया करता है, ठीक है। चलो हम लोग बिना देर किए फटाक से ये पाठ शुरू करते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। अब यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है, ठीक है। एक लड़का चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर काम में जुट गया, ठीक है। ये आपके छेनी ये होता है, ये छेनी होता है, और हथौड़ा सबको पता है, ठीक है। छेनी से नक्काशी की जाती है, डिज़ाइन बनाई जाती है पत्थरों पे, ठीक है। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें ये देख रहे हो, लाइन कैसे लाइन बना रखी है घंटियों की कतारें, कड़ियाँ उकेरना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो कि घंटियों की जो उसने कतारें बनाई, इतनी सारी उसने चेन बनाई, कड़ियाँ माने चेन, है ना, वो उसने बनाना शुरू कर दिया। लड़के ने एक अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई। तो अब लड़के ने जब प्रार्थना करके, देखो जो कोई भी होता है, जो भी काम करना शुरू करता है, अब जैसे मैं अपना काम शुरू करती हूँ, पहले मैं लैपटॉप साफ़ करूँगी, टेबल साफ़ करूँगी, मेरा जो है जिस पे मैं राइटिंग पैड है वो साफ़ करूँगी, हाथ जोड़ूँगी, फिर काम शुरू करूँगी। ऐसे आपने देखा होगा जब आपके पापा जो है कभी अगर उनका शॉप है तो वो शॉप पर जाकर सबसे पहले भगवान को नहलाते करते हैं, फिर वहाँ पर दिया बाती करते हैं, है ना, या कुछ नहीं तो अगरबत्ती जलाते हैं। और कई जगह पर वो लोग अगर नौकरी पे जाते हैं तो भगवान के हाथ जोड़ करके फिर घर से बाहर निकलते हैं। लड़के ने भी यही काम किया कि उसने जब वो लाल पत्थर पर बैठा तो उसने सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना खुशबुसाई और छेनी हथौड़ा लेकर काम शुरू किया, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले से ही उसने पत्थरों पर घंटियाँ बनाई, पत्थरों पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू कर दिया पत्थरों पर। अब लड़के ने एक अधबनी यानी कि जो आधी बनी हुई होती है, ठीक है, आधी बनी हुई घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। जो ये छेनी की जो नोक होती है ना यहाँ पर, इससे जो है पत्थर को हल्का हल्का तोड़ा जाता है और उसको डिज़ाइनदार तरीके से तोड़ा जाता है। तो इस काम को बोलते हैं नक्काशी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोगों ने अपने घर में सिलबट्टा देखा है कैसा होता है, उसमें कुछ कुछ जो है दरदरा सा, कुछ कुछ उसमें जो है पत्थर में से कुछ कटा होता है, तो वो छेनी हथौड़े से काटा जाता है, ठीक है। छेनी रख के ऊपर से ऐसे हथौड़ा मारा जाता है ज़ोर से, तब वो उसमें नक्काशी हो पाती है। आगे देखो, हथौड़े के वार से, हथौड़े का ये जो बोलते ना वार मारना, पत्थर पर जो कटाव उभरता उसे पत्थर की किरचें छितरा जाती। तो पत्थर के छोटे छोटे कण होते ना वो छितर जाते और वह आंखें सिकोड़ लेता। तो जब पत्थर, देखो ये आपने देखा ना यहाँ पर चित्र में, जब पत्थर को
तोड़ा गया, काटा गया, तो उससे जो है कुछ कुछ किरकिरी सी निकलती है पत्थर से। अब वो कभी कभी आँखों में भी लग जाती है, तो वो अपनी आँखें ऐसे सिकोड़ लेता, ऐसे जैसे हम लोगों को आंधी में जब हमारे आँखों में कुछ लग जाता है तो हम भी अपनी आँखें सिकोड़ लेते, वो भी ऐसे ही करता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। अब काम करना है, मन लगा के करना है, मन ना लगे तो मन लगाने वाला साथ में कोई काम करना है, वो है गुनगुनाना। ठीक है, तो वो धीमी आवाज़ में कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराज भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। तो ये संगतराज जो पत्थर तोड़ के नक्काशी का काम करते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं। तो उसके चारों ओर नक्काशी करने वाले बहुत सारे थे, अपने अपने काम में वो भी डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। अब उस लड़के का क्या नाम है? केशव। क्या नाम है? और वो कितने साल का था? 10 साल का। वह अभी अपना काम करना सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब उसके पिताजी ने एक बार सिखा दिया तो वो बाकी वो अपने आप कर लेता। ठीक है, उसके पिताजी ने एक बार उसको करके सिखाया और वह अब सीधी लकीर या घुमावदार डिज़ाइन उसमें बना सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। तो अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, अब तक जितने भी उसने नक्काशी के काम किए उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल था घंटियों का बनाना। जो घंटियों की बात हो रही थी ना अभी, वो केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, अब केशव को मन में ये भरोसा था कि एक दिन वो अपनी मेहनत से सीख जाएगा बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, ये जो बेल बूटे बने होते ना, ये कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इठला कर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। ठीक है, तो अभी आप अगर ताजमहल गए हों, लाल किला गए हों, तो आपने देखा होगा कि उसमें जो है ना दीवारों पर वो एक्चुअली पत्थर होते हैं, तो पत्थरों पर जो है क्या क्या नहीं उन्होंने उकेरा होता है, क्या क्या नहीं उसमें डिज़ाइन बनाई होती है। डिज़ाइन बनाने को बोलते हैं उकेरना। ठीक है, पत्थरों पर डिज़ाइन बनाने को। तो उसे ये भरोसा था कि जब वो जो है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब वह बारीक जालियाँ बना पाएगा। आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या बोलते हैं, ताजमहल में बारीक जालियों वाला भी एक जगह है, तो वहाँ पर महीन नफीस बेल बूटे, ये जो बेल बूटे बने ना पत्थरों पर, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इठला कर चलते हुए घोड़े, ये सब जितनी भी आकृतियाँ हैं सब वो पत्थर पर बना पाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। तो उसके माता पिता पहले कहाँ रहते थे? पहले उसके माता पिता गुजरात में रहते थे और फिर वह कहाँ आकर बस गए? आगरा आकर बस गए। बादशाह अकबर उस वक्त आगरा का किला बनवा रहे थे। अब उस समय बादशाह अकबर आगरा का किला बनवा रहे थे। केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव के पिता को ये जो आगरा का किला बनवा रहे थे ना बादशाह अकबर क्या बनवा रहे थे? आगरा का किला। ठीक है, तो वो जो आगरे का किला बनवा रहे थे, केशव के पिता को वहीं पर ही काम मिल गया। और केशव का जन्म कहाँ हुआ? आगरा में ही हुआ। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं लगा। तो जो उनके पुरखों का जो गांव था वो गुजरात में था, तो केशव को कभी मौका नहीं मिला कि वो गुजरात जाकर अपने पुश्तैनी गांव में जाए, अपने पुरखों के गांव में जाए। आगरा की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। तो आगरा की गलियां हो, फतेहपुर सीकरी आपने सुना है ना, वहीं पास में ही होता था। तो अब सीकरी, बस यही उसका घर था। ठीक है,
इससे पहले हम आगे बढ़ें, मेरा आपसे प्रश्न है, केशव के माता पिता पहले कहाँ रहते थे? कमेंट करके बताओ। इसके लिए मैं आपको देती हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। केशव के माता पिता पहले गुजरात रहते थे, फिर वो गुजरात से कहाँ आ गए? कमेंट करके बताओ। आपको मैं देती हूँ फिर से 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, तो उसके माँ बाप गुजरात से आगरा आ गए, और आगरा आकर के उन्होंने कहाँ काम किया? कमेंट करके बताओ। उनके पिता ने कहाँ काम किया? केशव के पिता ने। कमेंट करके बताओ, केशव के पिता ने आगरा में कहाँ काम किया? आपको मैं इसके लिए फिर से 5 सेकंड देती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, आगरा के किला में। ठीक है। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक, और ये जो जब, क्योंकि सब लोग आपस में होते तो ठक 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 हर समय लगी रहती है, और खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। केशव को किसी के आने की आहट यानी कि किसी के आने की जो आवाज़ होती है ना, जब पैर से चलने की, वो नहीं सुनाई दी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। अचानक क्या हुआ? अब क्योंकि वो अपने काम में गुम भी था, और ऊपर से हथौड़ियों की ठक ठक भी चल रही थी, आवाज़ें आ रही थी छेनी हथौड़ों की, खटखट और खड़खड़। ठीक है। इस बीच में उसको किसी के कदमों की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, इसलिए जब उसके कान में अचानक से आवाज़ पड़ी तो वह चौंक गया। अब आवाज़ क्या पड़ी? आवाज़ ये थी, माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? कोई व्यक्ति पूछ रहा है। मतलब माशाअल्लाह, माशाअल्लाह बोलते ना, बड़ा खूबसूरत, जब किसी को बोलते वाह वाह ऐसे बोलते तो माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। अब केशव ने पीछे मुड़कर आंखें उठाई, मतलब ऊपर की ओर देखा, उसने एक आदमी को देखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? तो अब जो है केशव ने, क्योंकि केशव बच्चा है, 10 साल का है ना, 10 साल का बच्चा काम कर रहा है, और आप उससे सवाल करें तो वो तो आपको उल्टा जवाब देगा ही, है ना। तो उसने बोला, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नहीं दिखाई दे रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, बड़ा तीखा सा जवाब दिया केशव ने कि बेशक ये मैंने बनाई है। क्या आपको दिख नहीं रहा कि मैं ही पत्थरों पर नक्काशी कर रहा हूँ? क्या आपको दिख नहीं रहा? अब वह आदमी हंसते हुए देखो क्या बोलता है, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। तो वह आदमी उसके हंसता हुआ बोला उससे कि दिखता तो है कि तुम कुछ काम कर रहे हो, कि तुम ये, लेकिन क्योंकि तुम इतने छोटे हो इसलिए वो विश्वास नहीं कर पा रहे। मैं 10 साल का हूँ। अब 10 साल का हूँ मतलब मैं बहुत बड़ा हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठता हुआ बोला। अब जो आदमी था वो पास में कोई पत्थर रखा होगा उस पर बैठता हुआ बोला, 10? अच्छा, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब वो जो आदमी उससे बात कर रहा था बताता है कि हाँ, 10 साल तो तुम बहुत बड़े हो। मैंने भी 13 साल की, 13 ईयर्स, 10 यानी 10 और 13 ईयर्स की एज में मैंने भी लड़ाई में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। अब केशव उस आदमी को बहुत अच्छे से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर, यानी कि 30 के ऊपर। कद मंझोला, मतलब बहुत ऊंचा भी नहीं, बहुत नाटा भी नहीं। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुआ था। पहले जो है अंगरखा पहनते थे ना, कैसे जो है वो कुर्ते जैसा होता था, उसको अंगरखा बोलते थे। तो अंगरखा और पजामा पहने हुआ था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। तो जो उस व्यक्ति के बाल थे, ठीक है, वो लाल गहरी
गहरे लाल की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। ठीक है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़ी बड़ी मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। उसने सोचा, बोला नहीं। ठीक है, उसने क्या सोचा? लगता है यह कोई बहुत बड़ा आदमी है। तीखी नाक, अब नाक कोई टेस्ट नहीं करता है, मतलब शार्प नाक। ठीक है, मतलब जो कि बिल्कुल पॉइंटेड होती है। बड़ी बड़ी आँखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें है ना, जो होठों को ढके दे रही थी। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था। केशव उस आदमी के जो पर्सनालिटी है उसको देख करके समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी उस आदमी ने एक उस लड़के की नक्काशी की हुई चीज़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। उसने कहा कि इस लड़ी में अभी तो बहुत काम करना बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेज़ी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। इससे पहले केशव उस आदमी को कोई जवाब देता, उसने आवाज़ सुनी कि कोई उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। तो वो जो उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहा था, जो उसकी आवाज़ सुनी, तो उसने क्या देखा कि महल का पहरेदार था। और उसने क्या कहा पहरेदार ने? हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। तो वो जो था पहरेदार, उसने कहा मुझे माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला। और उसने केशव को ऐसे घूरते हुए देखा। बेवकूफ़, खड़ा हो। उसको बोला, तुम बेवकूफ़ हो क्या? महाराजा खड़े हैं तुम्हारे सामने, बादशाह, और तुम बैठे हो, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। तो वो जो पहरेदार था उसने कहा कि हुजूरे आला यानी कि बादशाह के सामने बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो झुककर जल्दी से उनको सलाम करो। अब केशव का माथा ठनका, मतलब उसके दिमाग में आया कि ये क्या माजरा है। उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी। वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। तो माथा ठनका मतलब अचानक से उसको रियलाइज़ हुआ। ठीक है, उसको रियलाइज़ हुआ कि ये कोई बड़े व्यक्ति हैं और मैं बैठा हूँ। तो एकदम जल्दबाजी में उसके हाथ से छेनी छूटकर नीचे गिर गई और केशव जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? अब उसके दिमाग में क्या बात आ रही थी, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। कातर नज़रें की मतलब बड़ी निर्मल सी बोलते ना कि क्या बोलते हैं उसको, बड़ी निर्मम सी जो नज़रें बनाते हैं ना, दया, जिसमें दया हो कि मेरे ऊपर दया करें, है ना, कमज़ोर जैसे लोग करते ना, मेरे ऊपर दया करो। हाँ, बड़ी ही विनम्र सी नज़रों से अकबर को देखा, खरगोश जैसी कातर आंखें बना करके। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाज़ी भली ना लगी। अब बादशाह अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाज़ी आजकल तो किसी को नहीं पसंद आती कि कोई भी मेरे मैटर में इंटरफेयर करे, किसी को नहीं पसंद आता। अकबर जी को भी नहीं पसंद आया पहरेदार का ये इंटरफेरेंस। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। तो अब जो है अकबर ने थोड़ा सा चिढ़ के पहरेदार को कहा, पहरेदार को वहाँ से जाने के लिए कहा ठीक है, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, है ना, ये बोला पहरेदार ने पहरेदार को। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था।
अब केशव असमंजस में था, क्यों? क्योंकि उसे डर लग रहा था कि ये बादशाह अकबर है और वो खड़ा नहीं हुआ। वो कंफ्यूजन में था, उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। अब उसके दिमाग में क्या कंफ्यूजन था कि वो वापस अपना काम शुरू करे या बादशाह के किसी हुक्म का इंतज़ार करने के लिए वो खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। कभी हमको डर लगता है, जैसे मान लो हमने कोई गलती कर दी और पापा सामने आ जाए, धक 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 ऐसे कैसे दिल करता है, बिल्कुल वैसे ही उसका भी दिल धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था। हाँ, लेकिन अब उसको डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। अकबर ने उससे क्या पूछा? केशव से, तुम्हारा नाम क्या है? और बड़ी ही सॉफ्ट सी आवाज़ में, गुस्से में नहीं, प्यार से पूछा। केशव। उसने नपातुला जवाब दिया। नपातुला मतलब ज़्यादा नहीं, टू द पॉइंट का जवाब दे दिया, मेरा नाम केशव है। ऐसे भी नहीं बोला, सीधे वन वर्ड, केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, तो अब केशव वैसे ही कंफ्यूज था, अब वो क्या करता? उसने सर हिला दिया कि हाँ सिखाऊंगा। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतज़ाम करना होगा। अब ये वाक्य किसने बोला? यह वाक्य बोला बादशाह अकबर ने कि अब जबकि तुम मुझे नक्काशी सिखाओगे तो तुम मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतज़ाम करो, तुम अरेंज करो। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया, मतलब वापस आ गया अपने पिताजी के छेनी हथौड़ा लेकर के। दोस्ताना अंदाज में, फ्रेंडली बिहेवियर में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए। पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। कितने अच्छे हैं ना अकबर, ऐसे कोई अकबर हमें क्यों नहीं मिलते हैं जो हमसे भी हमारे साथ बैठ के बातें करें। आपके दिमाग में नहीं आता ये बात? मेरे दिमाग में तो बहुत आता है। ऐसा ही कोई अमीर व्यक्ति, ऐसा कोई राजा महाराजा हमें क्यों नहीं मिलता है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? तो केशव को अभी अकबर की ओर शक हुआ। उसे पूछा, क्या आप ये करेंगे? क्योंकि वो तो बादशाह हैं, महाराजा हैं, वो क्यों करेंगे? तो केशव ने पूछा, हुजूर, आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। तो अकबर ने बोला, क्यों नहीं मैं सीखूँगा, मुझे विश्वास है मैं सीख लूँगा। तो केशव क्या बोलता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये छोटा सा काम ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। केशव ने कुछ अनमने से कहा कि आप तो इतने बड़े बादशाह हैं, आप ये सब क्यों करेंगे? अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? तो अकबर ने हंसकर बोला कि पिछले हफ्ते किसी मिट्टी से भरी डलिया थी, कोई उठा रहा था, ढोना मतलब अपने सर पे रख के चल रहा, तो मैंने किसी की इसमें मदद की थी। तो क्या पत्थर पे कुछ भी उकेरना उससे ज़्यादा मुश्किल है? पूछ रहे हैं अकबर उससे। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था, अभी भी कंफ्यूजन में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। देखो बच्चों, ये सब टेक्निक होती है, हम लोग को तो पता नहीं है, है ना। अब केशव को किसने सिखाया? उसके पिताजी ने। और अब केशव किसको सिखा रहा है? बादशाह अकबर को, है ना। और हमें अभी भी कुछ नहीं पता है। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से
पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया। यानी कि उस पर एक छोटी सी डिज़ाइन बनाई, किससे? कोयले के टुकड़े से, ठीक है, पत्थर पर। और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। समझो, अगर पत्थर पर सिर्फ गोला बनाया है तो उसने कोयले से डिज़ाइन बना दिया और कहा सिर्फ इन्हीं लकीरों पर, जो भी लाइन मैंने बनाई है उसी पर ही आपको नक्काशी करनी है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और ज़ोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अब अकबर ने ज़ोर से मारा तो जो थोड़ा सा कटना था वो ज़्यादा कट गया, गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। केशव ने देखा कि कैसे बादशाह अकबर तेज़ी से मार रहे हैं, तो उन्होंने कोई गलती पकड़ ली। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। तो जैसे केशव के पिताजी ने उसको करके दिखाया था, ऐसे ही केशव भी बादशाह अकबर को करके दिखा रहे हैं कि देखो, ऐसे हल्के से मारना है, ज़ोर से नहीं मारना है। और हाँ, अपनी आँखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आँखों में चली जाएंगी। अब वो बता रहा है कि जब भी ये काम करें, अपनी आँखें ऐसी मीच कर करें, वरना जो किरकिरी है ना पत्थरों की, वो आँखों में चली जाएंगी। अब अकबर मुस्कुराए और अकबर ने उसको, केशव को बोला, जी हुजूर। हुजूर उसको बोलते जो बहुत ऊंचे पद पर होता है, ठीक है। अब जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। अब केशव बिल्कुल भूल चुका था, ऑलमोस्ट भूल चुका था कि पास में उसके जो व्यक्ति बैठा है वो पूरे भारत का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। उसे मज़ा आ रहा था कि वो किसी अडल्ट आदमी पर, जिसको अनाड़ी है, जिसको काम नहीं आता ये वाला, उसको अपने काम की धाक, मतलब अपने काम की महारत, उसकी धाक जमाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। केशव बहुत ध्यान से देख रहा था कि अकबर लकीरों को कैसे उकेर रहे हैं। बादशाह से ज़रा भी चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती, और जैसे ही बादशाह कोई गलती करते, बाई चांस गलती तो करेंगे क्योंकि सीख रहे हैं, तो केशव की त्योरियां चढ़ जाती। यूँ गुस्सा सा दिखने लगता। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। तो काम करते करते अकबर उससे पूछते, केशव ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ क्या? तो केशव सिर हिलाकर बोलता, असहमति यानी कि डिसएग्रीमेंट, अपना डिसएग्री बता रहा है कि मैं, आप सही में बहुत बेकार कर रहे हैं। ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि वो महाराजा है, तो इसलिए वो ऐसे सिर हिला करके। ऐसे भी अगर आपको मैं एक बात बताऊं, बोलने से कुछ नहीं होता, शांति, बिल्कुल शांति, चुप रहने में जो मज़ा है ना, वो मज़ा है। सामने वाला आपकी बात समझ भी जाता है, ठीक है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए। केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ आसपास मौजूद दूसरे संगतराज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। कौतूहल से यानी कि सरप्राइज़ होकर के देख रहे हैं कि वो कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो कि शायद कभी नहीं देखी होगी। तो अकबर आराम से बैठ गए, अपना काम में बिज़ी। केशव भी अपने काम में बिज़ी। दोनों अपने काम में खोए हुए हैं और दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास और भी संगतराज हैं, और भी जो संगतराज है ना, जो भी लोग तराश रहे थे, वो सभी उनको देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो अकबर ने ये चीज़ नोटिस किया कि केशव पत्थर पर सिर्फ जो नमूना उसने बनाया है, सपोज़ उसने पत्थर पर ये बनाया है, ठीक है, उसने एक फूल बनाया है,
तो वो ना सिर्फ ये फूल, इसी को बोलते नमूना, ठीक है, एक पैटर्न, उसने न सिर्फ एक पैटर्न को तराश रहा है बल्कि साथ में उसमें कुछ ना कुछ कलाकारी जोड़ रहा है, कोई ना कोई वो कलाकारी जोड़ रहा है जिससे डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रही थी। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा। अब क्योंकि केशव इतने अच्छे से काम कर रहा था तो अकबर ने बड़े धीरे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। क्या कहा केशव? तुम देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। तो उसने बोला, अकबर ने, कि हो सकता है एक दिन तुम मेरे ही कारखानों में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? ये केशव ने पूछा। कैसा कारखाना? क्या आप लोगों को कारखाना पता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि कारखाना का क्या अर्थ होता है। आपको मैं इसके लिए देती हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। कारखाना यानी कि फैक्ट्री। सो सिंपल। हाँ, तो वो कह रहे थे बादशाह अकबर कि ये हो सकता है एक दिन तुम मेरे ही कारखाने में काम करो, यानी कि मेरी ही फैक्ट्री में काम करो। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए, लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। तो अकबर ने बोला, बस एक बार ये महल तैयार हो जाए। अब ये बताइए कौन से महल की बात कर रहे हैं बादशाह अकबर? याद है आपको उनके पिताजी कहाँ पर काम करना शुरू किया था? कमेंट करके बताओ। आपको मैं देती हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो बादशाह अकबर जिस महल की बात कर रहे हैं वो है आगरा का किला। हाँ, तो वो कहते बस ये तैयार हो जाए, लोग यहाँ आकर रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा और इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। तो बादशाह अकबर ने बोला, एक बार मेरा ये महल तैयार हो जाए, लोग यहाँ आकर रहने लगें, तब वे यहाँ पर कारखाने बनवाएंगे। और कारखाने किस चीज़ के? जिसमें एक दुनिया भर के एक से एक शिल्पकार जो कि काम करते हैं ना ये हाथ से, फनकार कलाकार लोगों को वो वहाँ पर उनको काम देंगे। ठीक है, जैसे बहुत लोग चित्र बनाएंगे, कुछ लोग जो है गलीचे, दरिया या कालीने बनाएंगे, संग तराश जो कि एक लड़का भी संग तराश है ना, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी मेरे कारखानों में काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। केशव के चेहरे पर एक शाइन आ गई क्योंकि वो खुश हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो इतना गरीब है, अगर उसको अच्छी जगह काम करने को मिलेगा तो उसको खुशी तो होगी। मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा, उसने ऐसा बोला। ठीक है, फिर देखो क्या होता है। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया, ऐसे करते ना बड़े लोग शाबाशी में, और कहा, अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो। कितने अच्छे ना अकबर, कैसे बोल के उसको जो है खुश करके गए कि अच्छा बेटा अब तुम अपना काम जारी रखो, मैं तो चलता हूँ। हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। केशव ने पूछा उनसे कि हुजूर क्या आप फिर से यहाँ आएंगे? मैं ज़रूर आऊँगा केशव। अब ये बात बोली अकबर ने कि बिल्कुल मैं तो ज़रूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही कि सभी संग तराश पूरे दिन केशव के ही गुणगान कर रहा था। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा और जो जो उसके पास आता वह सबको बादशाह से हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताता। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था पर आँखों में नींद कहाँ। अब उसके दिमाग में बस यही कि मुझसे बादशाह अकबर ने बात करी, इतनी खुशी, तो उसको नींद कैसे आएगी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए।
क्या कहा कि तुम तो अभी से इतने फेमस हो गए कि तुम बादशाह अकबर से मिले, कितने तुम यहाँ पर लोकप्रिय हो गए हो कि लोग बस तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अब जो है केशव अपने पिताजी को बता रहे हैं कि बादशाह जी ने बोला है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। तो उसने अपने पिताजी से बोला, उनके क्योंकि लेटे हुए थे ना बिस्तर में, तो अपना सिर उनकी बाहों पर टिकाकर बोला कि हमारे बादशाह कितने अच्छे आदमी हैं, कितने नेक इंसान हैं। पिताजी ने बोला, बिल्कुल सही। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो कुछ सोचकर केशव ने अपने पिताजी से पूछा कि बाबा, बादशाह के पास आगरा में तो एक से बढ़कर एक महल है, फिर ये सीकरी में अपना शहर क्यों बनवा रहे हैं? किला, एक जो वो आगरे का किला बनवा रहे थे वो दरअसल एक छोटा सा शहर ही हुआ, ठीक है, वो शहर बना रहे थे। वहाँ पर सिर्फ महल नहीं होता, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती, ठीक है। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। पिताजी ने कुछ याद किया और बताया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है। बादशाह का आगरा, ठीक है, क्योंकि वो आगरा जो है किसका है? बादशाह का है, अकबर का है। बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का एक ख़ास कारण है, एक स्पेशल रीज़न है कि सीकरी में नया शहर क्यों बनवाना चाहते हैं। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया उन्हें एक नहीं 3 संतानें होंगी। तो पिताजी ने कुछ याद करके बताया कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है जो बादशाह अकबर सीकरी में एक शहर बनवाना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, वो चाहते थे कि उन्हें कोई संतान हो, इस वजह से वो बहुत परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। तो वो कई साधु संतों फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई बताता है यहाँ चले जाओ, कोई बताता है वहाँ चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। अब आजकल तो डॉक्टरों का होता है, इस डॉक्टर को दिखाओ, उस डॉक्टर को दिखाओ, आगे डॉक्टर को दिखाओ, पीछे वाले डॉक्टर को दिखाओ। ओह, और उस टाइम पर साधु संत और फ़कीरों की बात होती थी। तो तब उनको पता चला कि ख्वाजा सलीम, ठीक है, वो ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने बताया कि बादशाह को एक नहीं 3 संतानें होंगी। सीकरी में पता चला शहज़ादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा। केशव उनके तीनों बेटों के नाम जानते थे, शहज़ादा सलीम, मुराद और दनियाल। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फ़ैसला किया। तो इसी खुशी में, ठीक है, इसी खुशी में उन्होंने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में, ख्वाजा सलीम चिश्ती जो थे उनको ऑनर करने के लिए सीकरी में नगर बसाने का फ़ैसला किया। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। सलीम कहाँ से आया? ख्वाजा सलीम चिश्ती, ठीक है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। और क्या बताया उन्होंने, उनके पिताजी ने? हाँ, यही वजह है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। बिल्कुल, और इसी कारण से हम यहाँ नए शहरों में पत्थर तराश रहे हैं ताकि एक नया शहर बनाया जाए। केशव उम्मीदी आवाज़ में बोला, नींद की आवाज़ में। हाँ, पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया।
पिताजी ने आखिर क्या देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया। बड़ी ही खूबसूरत सी कहानी थी। कैसा लगा बच्चों आपको? आशा करती हूँ आप लोगों को जो पढ़ाया गया वो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो, कोई शब्द नहीं समझ में आया हो, कोई वाक्य नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट्स चाहिए तो आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो आप फंडू ट्यूटर को ज्वाइन कीजिए। ठीक है बच्चों, कॉन्टैक्ट नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग मस्ती करिए, आराम करिए। बाय बाय, टेक केयर।